ऐसी स्ट्रेटेजी डिवाइस करें जिससे जो है इजराइल का जो है मुतहद होकर मुकाबला किया जा सके। भी दुनिया में जिन मुल्कों में जंग चल रही होती है उधर हिंदुस्तान के स्टूडेंट होते हैं या उनके बिजनेसमैन होते हैं या काम कर रहे होते हैं लोग, तो वो अपने लोगों को नहीं छोड़ते, ये उनकी पॉलिसी है। मुस्लिम दुनिया जो है मुतहद ना हुई और अपने अपने एजेंडे पे अपने अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती रही तो सबकी बारी आ जाए। इस वक्त तमाम मुस्लिम ममालिक जो है वो मिलके कोई ऐसी स्ट्रेटेजी डिवाइस करें जिससे जो है इजराइल का जो है मुतहद होकर मुकाबला किया जा सके। ईरान के अंदर जहां पे कहा जा रहा है कि पिछले कोई 18 घंटे पहले इजराइल ने हमला किया और उस समय वो मुसलसल हमले कर रहे हैं, लेकिन ईरान की तरफ से भी रिस्पांस नहीं आ रहा। और आपको पता है कि उनकी जो तमाम मिलिट्री हाई कमान जो है वो असैसिनेट कर दी गई है पहले कुछ मिनट्स के अंदर ही। डॉक्टर साहब कैसे देखते हैं? और पता तो ये चला है कि मुसाद जो है वो तेहरान के इर्द गिर्द ही ड्रोन बेस भी ऑपरेट कर रही थी कई सालों से, उनको पता ही नहीं था। डॉक्टर साहब कैसे देखते हैं? हम तो समझते थे ये बहुत कैपेबल हैं, बहुत कुछ है इनके पास। आपकी क्या असेसमेंट है? आपको लगता है कि ईरान कुछ कर पाएगा? जिन्होंने कहा था कि पहले ये लीबिया और सीरिया और लेबनान और हमास और हिजबुल्लाह और इनको हम खत्म करेंगे एंड देन फाइनली वी विल टर्न टू ईरान। अच्छा, अब बात यह है कि ईरान के अंदर क्या करेंगे? अब लेट मी आंसर वन क्वेश्चन कि ये न्यूक्लियर के ऊपर अटैक थी जो इजराइल कहता है कि हमें न्यूक्लियर से खतरा था इसलिए हमने ये अटैक किए। अभी हाल ही में गालबन मार्च के अंदर मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा था फ्रॉम तुलसी गबार्ड जो कि अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी की हेड है जी। उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर इन फ्रंट ऑफ कांग्रेस सम एलिमेंट्स ऑफ कांग्रेस कमेटी ये कहा है और ये चेक किया जा सकता है, मैंने खुद पढ़ा है। उन्होंने कहा कि ईरान इज नोवेयर नियर क्रिएटिंग बिल्डिंग अ न्यूक्लियर बॉम्ब। चीमा साहब, अफसोस है, दुख का इजहार करना चाहूंगा कि दुनिया के अंदर जंगें कम होने की बजाय जंगें फैल रही हैं। ये जंग भी ये अगर 24 घंटे के अंदर अंदर किसी कंक्लूजन पे ना पहुंची तो फिर हो सकता है कि चीजें मजीद इंटेंसिव हों। गाजा भी चल रहा है, यूक्रेन भी चल रहा है, बिल्कुल थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। असले की खरीदारियां हो रही हैं, असला इस वक्त जो है वो सिचुएशन सारी दुनिया के अंदर हर रीजन के अंदर कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो चुका है। लेकिन आज जो सबसे बड़ा इसमें क्वेश्चन मार्क है, डोनाल्ड ट्रंप साहब की क्रेडिबिलिटी इज ऑन द लाइन कि अगर आज इजराइल उनकी बात नहीं सुनता, आज अगर भारत उनकी बात नहीं सुनता। कि हिंदुस्तान की पॉलिसी है ये कि हिंदुस्तान के आप सिपाही की बात कर रहे हैं, आम सिविलियन की बात कीजिए। कंट्री का मैं नाम भूल गया जहाँ स्टूडेंट का बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा था, स्टूडेंट को मारा जा रहा था, पाकिस्तानी भी थे, उसके बीच में बड़े मामलात हुए थे। तो हिंदुस्तान ने अपने लोगों को उधर भी नहीं छोड़ा। इससे पहले आपको याद होगा जब आप बहुत छोटे थे, मैं बहुत छोटा था, तो कुवैत की जंग का मामला हुआ था। तो कुवैत की जंग से भी उन्होंने अपने जो है ना उधर हिंदुस्तानी वो सारे बाहर निकाल लिए थे, एक भी हिंदुस्तानी नहीं छोड़ा। अभी भी दुनिया में जिन मुल्कों में जंग चल रही होती है उधर हिंदुस्तान के स्टूडेंट होते हैं या उनके बिजनेसमैन होते हैं या काम कर रहे होते हैं लोग, तो वो अपने लोगों को नहीं छोड़ते, ये उनकी पॉलिसी है। मेरे ख्याल में भारत के लिए सबसे बेटर चॉइस रशिया है, उन पे तवज्जो देनी चाहिए उनको उस साइड पे। दूसरा वो भी चॉइस क्या होगा, योल्टा 2 हो जाएगा तो फिर उसमें भारत कहाँ खड़ा होगा। उनको मेरे ख्याल में इस वक्त चाहिए कि बड़े अपने प्लान बी पे जाएं। ये जंगों का जो उनके जहन में एक चीज है उससे छोड़कर इकानमी और तालीम पे तवज्जो देनी चाहिए, पीस की बात करें। किसी और वाक़े के ऊपर, किसी और टाइम के ऊपर जो है अपना ये जो खूनी जुनून है उसको किसी और टाइम का इंतजार करें। 2 स्टेटों के अंदर इमरजेंसी है, मणिपुर चल रहा है, कोशिश करें कि अपने किसी और सोल्यूशन की तरफ जाएं। मैं नहीं समझता कि आज वो इजराइल के साथ खड़े हो ना खड़े हो, डज नॉट मैटर।
क्योंकि जिस तरह से भारत है वो फलस्तीन को भी सपोर्ट करता है, वो इसराइल को भी सपोर्ट करता है, तो ये जो स्पोर्ट्समैनशिप का एक हमें नजर आ रहा है जज्बा, ये कहाँ तक लेकर जाएगा भारत? क्योंकि भारत डिप्लोमेटिक वेज बहुत अच्छे बनाता है। एक्चुअली भारत की ना कुछ पॉलिसीज हैं जो जिन्हें कहा जाता है बड़ी आउटस्टैंडिंग किस्म की पॉलिसीज हैं। देखिए, मैं आपको इसराइल की बात पे बाद में लेके आता हूँ, पहले हम चलते हैं रशिया की तरफ। रशिया से जब तेल के मामलात हुए, अमेरिका ने आंखें दिखाई हिंदुस्तान को, लेकिन हिंदुस्तान नहीं डरा, उसने तेल लेके दिखाया, अपने लोगों को फायदा दिया। उसके बाद आप चले जाएं ईरान की तरफ। ईरान के लिए भी अमेरिका ने आंखें दिखाई हिंदुस्तान को कि आप ईरान के साथ ट्रेड ना कीजिए, उससे कोई मुआहदे ना कीजिए, उससे तेल ना लें। तो हिंदुस्तान ने उनसे तेल भी लेके दिखाया, उनसे ट्रेड भी करके दिखाया। आज तक ईरान के साथ बिजनेस हिंदुस्तान करता है, वो नहीं डरा। जो है आपने कहा 24 घंटे बड़े अहम है, आपको लगता है ईरान रिटेलिएट कर सकता है? क्या रिटेलिएट कर सकता है? क्योंकि हर बंदा आप ये ही सवाल कर रहा है कि ईरान करेगा क्या, क्योंकि वो नेतन्याहू तो कह रहा है कि हमने देखें, इसमें बात यह है कि ईरान ने पिछले कई दहाइयों जंग इजराइल के अंदर रखी और थ्रू प्रॉक्सी इजराइल के नेबरिंग कंट्रीज में रखी। अब इजराइल ने प्रॉक्सीज भी खत्म कर दी या कमजोर कर दी, सीरिया कब्जे में कर लिया, एक रजीम वहां इंस्टॉल करा दिया वेस्ट की मर्जी से, और अब जंग ईरान के अंदर आ गई है, जो कि पहले एक ट्रांजिशन है बहुत बड़ी आपको नजर आएगी। अब ईरान क्या कर सकता है? कि इस टाइम अमेरिका भी हिंदुस्तान को पूरी सपोर्ट कर रहा है, यूरोप भी पूरी सपोर्ट कर रहा है, रशिया भी सपोर्ट कर रहा है। ये आप ये देखिए, अरब अमारात जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो भी सारे हिंदुस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। कोई आपको पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए बहुत कम कंट्रियां नजर आएंगी। तो हिंदुस्तान इन स्पोर्ट्स की वजह से, तो हिंदुस्तान एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बन चुका है, स्ट्रॉन्ग पावर बन चुका है, दुनिया की बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, दुनिया की हर चीज उधर बनाई जा रही है। साहब, भारत को कैसे देखते हैं? नरेंद्र मोदी साहब ने एक ट्वीट की अभी थोड़ी देर पहले कि मुझे इजरायली प्राइम मिनिस्टर का फोन आया, उसने मुझे अपडेट किया सिचुएशन पे, और मैंने कहा कि रिस्ट्रेंट शो करें। एक तरफ तो इंडिया ईरान का इस्तेमाल करना चाहता है पाकिस्तान के खिलाफ, के अफगानिस्तान को कहा जाए चाबहार पोर्ट करो, इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, मदद लेना चाहता है बहुत सारी रेड सी और इन एरियाज में होतीज के अगेंस्ट दिस एंड दैट। लेकिन क्या इंडिया खुल के इजराइल के साथ खड़ा होगा? क्योंकि जब पाकिस्तान के साथ जंग हुई तो इजराइल इंडिया के साथ खड़ा हुआ था। अभी इंडिया जो है वो इजराइल के साथ स्टेटमेंट जारी नहीं कर रहा है कि हम तुम्हारे साथ हैं। ये इसमें क्या कहेंगे? इजराइल इंडिया के साथ खड़ा हुआ है पर इंडिया इजराइल के साथ नहीं खड़ा हुआ, इसको कैसे देखते हैं? वहां प्रो अमेरिकन रिजीम आ जाती है तो फिर ऑब्वियसली ब्रिक्स जो है वो साबोटाज हो जाएगा, बिकॉज ईरान इज सिटिंग ऑन द बॉर्डर ऑफ रशिया एंड सो देयरफॉर दे कैन क्रिएट डिफिकल्टीज, और भी वहां फ्रंट्स खुल सकते हैं एंड सो ऑन। तो मैं ये समझता हूँ कि वी शुड लुक आउट फॉर, वी शुड एक्सपोज दिस अटैक ऑन ईरान एज एक एक्सक्यूज कि जी आपने न्यूक्लियर वेपन की वजह से ये किया है, ये सारा ड्रामा है, कोई खतरा नहीं था। पूछते हैं कि आबिद सर क्या कहना चाहते हैं कि अगर हम यूएन की बात करें, जहां पर पाकिस्तान भी दिखा, भारत भी दिखा, इसराइल भी दिखा, तीनों ने अपने अपने मौकफ सामने रखे, लेकिन बाजी भारत मारता हुआ दिखाई दिया। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और देखिए, सबसे बड़ी बात जो है उसके बीच में, यूएनओ के बीच में आप देखिए कि हिंदुस्तान की तरफ से डॉक्टर जयशंकर ने बयान किया, खिताब किया। पाकिस्तान की तरफ से जो है हमारे मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो पीएम हैं, उन्होंने खिताब किया। लेकिन मैडम, एक दोनों खिताबों को अगर आप देखते हैं, पाकिस्तान की तरफ से पहले खिताब किया गया, हिंदुस्तान की तरफ से 1 या 2 दिन बाद खिताब किया गया। तो पाकिस्तान ने उसमें सबसे बड़ा टारगेट किया हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, हिंदुस्तान साइड कश्मीर को बड़ा टारगेट किया उस चीज़ को। अगर आप उस टाइम की लिमिट देखते हैं कि कितनी देर का वो खिताब हुआ है, तो उसमें ज़्यादातर टाइम जो है वो हिंदुस्तान और कश्मीर का नाम लिया गया। दूसरी तार साहब, जरा इस पे भी जरा कंपेयर कीजिएगा कि जब इंडिया ने हम पे हमला किया तो हमने 10 मई को जो 5 घंटे मिसाइल फायर किए, उसके बाद तारड़ साहब डिटेरेंस रिस्टोर हो गई थी। इंडिया को सीज फायर पे बैठना पड़ गया था। इंडियंस नहीं मानते, लेकिन अमेरिकी सदर बार बार कहता है कि मैंने कल रात भी वो कह रहे थे, 13वीं दफा मेरा ख्याल है उन्होंने कह दिया। ये न्यूक्लियर वेपन्स और मिसाइल टेक्नोलॉजी आज पाकिस्तान की, आपको लगता है कि उस वक्त हम समझते थे कि हम ये बेवकूफ़ी है, नहीं होना चाहिए था, हमें ये नहीं लेना चाहिए था, हम कोई कहता जी ये अब्दुल कदीर खान ले आया, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन तार साहब आपको लगता है
कि ये मिसाइल पावर, ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आज पाकिस्तान को डिग्निटी दे रही है। जगह पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अगर ये बात करते कि हमें हिंदुस्तान से तल्लुकात बेहतर करने हैं, अगर हमने हिंदुस्तान से दोस्ती करनी है, दोनों मुल्कों को साथ चलना है, जिस तरह ये दो मुल्क पहले इकट्ठे होते थे, इकट्ठे रहते थे, तो काश ऐसी बात हमारे प्राइम मिनिस्टर से करते, क्योंकि सेकंड टर्म जो है वो हिंदुस्तान का था। बल्कि ना सिर्फ आप ये बता रहे हैं कि उन्होंने वो ड्रोन हमले ईरान की सरजमीन से भी हो रहे हैं, बल्कि मैं अभी जो कई चीजें देख रहा हूं कि वो गाड़ियों के जरिए स्मगल करके वेपन्स ईरान के अंदर ले जा चुके हैं, और उनकी कई उन्होंने मोसाद ने वहां पे अपनी बेसिस बना रखी हैं। चीमा साहब, मैंने आपको कई दफा कहा है, बताया है कि घरों ही विक जाते ना सरकार, ये पैहे चीज ही बड़ी पैड़ी। तो मेरे ख्याल में जो इस वक्त आपको पता है कि मुसाद के पास पैसा बहुत है, और पैसा इंसान की बड़ी कमजोरी होती है, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज और भूखे ममालिक के अंदर। आपको ये सोचना चाहिए कि देखना चाहिए, दुनिया को पता होना चाहिए कि इजराइल हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्डेज विद यूएस। इजराइल की एग्जिस्टेंस अमेरिका की गारंटी है। अमेरिका उनको डिफेंड भी करता है, करेगा और करता रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और स्टीव विटकॉफ इज अ जूइश जेंटलमैन। और दूसरी उसकी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो दामाद है वो जूइश है। डोनाल्ड ट्रंप, उनकी फैमिलियां हैं वहां पे, उनके नहीं है, लेकिन ये कि ताकतवर इंसान की डेफिनेशन ये होती है कि जो अपोनेंट पार्टी होती है वो कमजोर होती है।